नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 15 नीलकंठ की समरी कर रहे हैं। यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। अब शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा अपनी किसी अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी। उन्हें उस दुकान का ध्यान आ गया जहां तरह तरह के जानवर और पक्षियों के बच्चों को बेचा जाता था। उनके आदेश पर ड्राइवर ने गाड़ी उसी ओर घुमा दी। दुकान पर गाड़ी के रुकने से पहले ही चिड़िया वाले बड़े मियाँ ड्राइवर को इशारे से रुकने को कहने लगे। लेखिका को सलाम कर उन्होंने बताया कि शकरगढ़ का कोई शिकारी 2 मोर के बच्चे दे गया है, एक मोर और एक मोरनी। मोर के पंजों से दवा बनती है, इसलिए बहुत से लोग उसे खरीदने आए थे, परंतु लेखिका का नाम लेकर बड़े मियाँ ने उन्हें बेचने से मना कर दिया। लेखिका जानती थी कि बड़े मियाँ की बातों की जल्दी समाप्ति नहीं होगी, अतः उन्होंने मोर के बच्चों के 35 रुपए देकर उनसे पीछा छुड़ाया और पिंजरा लेकर गाड़ी में बैठ गई। लेखिका ने जैसे ही पिंजरा गाड़ी में रखा, दोनों पक्षी शावक छटपटाने लगे और उनकी हलचल से पिंजरा मानो सजीव और उड़ने योग्य हो गया। घर पहुंचने पर सबने लेखिका से कहा कि वह ठगी गई है, वह मोर के नहीं तितर के बच्चे हैं। यह सुन लेखिका चिढ़ गई। उसने पिंजरा अपने अध्ययन कक्ष में रखवा लिया। पिंजरे का दरवाजा खोलते ही दोनों निकलकर कमरे में कहीं खो गए। अब दोनों बच्चे जैसे ही लेखिका ने दरवाजा खोला पिंजरे का, दोनों जल्दी से उसमें निकलकर भाग लिए। उनके लिए कटोरे में सेतु की गोलियां और पानी लेखिका ने रख दी। दोनों बच्चे मेज के नीचे तो कभी अलमारी के पीछे लुकते छिपते रहे। दिन भर इधर उधर छिपकर रहते और रात में वे रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते। अब दोनों बच्चे नए घर में आए थे और वो लेखिका को देखकर बहुत ज्यादा डर रहे थे, इसलिए वे इधर उधर छिपते हुए घूमते रहते थे। 1-2 दिन में उनका डर समाप्त हो गया और वह पूरे कमरे का चक्कर लगाने लगे। उनके कारण लेखिका को कमरे में दरवाजा सदा बंद रखना पड़ता था, क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी पालतू बिल्ली चित्रा उन पक्षी के बच्चों को अपना शिकार ना बना ले। मोर के बच्चों के कारण जब लेखिका का कमरा गंदा होने लगा तो उन्होंने उसे बड़े जाली घर में पहुंचा दिया, जहां अन्य पालतू पशु रहते थे। मोर के बच्चों के वहां पहुंचते ही हलचल सी मच गई। कबूतर, खरगोश और तोते कौतूहल से भरकर उसे देखने लगे। उन्होंने उन नए मेहमानों का स्वागत वैसे ही किया जैसे परिवार में किसी नववधू का होता है। बच्चा, नववधू होती है जो घर में नई नई बहू आती है ना, दुल्हन आती है, उसको बोलते हैं नववधू। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। मोर के सिर की कलगी बड़ी, घनी और चमकीली हो गई, चोंच टेढ़ी और तेज हो गई तथा गोल आंखों में नीली आभा चमकने लगी। नीली गर्दन पर धूप छाई तरंगे उठती गिरती प्रतीत होती थी। लंबी पूंछ और पंखों में इंद्रधनुषी रंग झलकने लगा। मोर के रूप के साथ उसकी भाव भंगिमाएं भी मनमोहक थी। अब सिर्फ मोर देखने में ही नहीं सुंदर लगता था, उसका चलना ढलना हर चीज भी बहुत ज्यादा मनमोहक हो गए थे, जो लोगों के मन को मोह लेते थे। अब मोरनी का विकास तो उसकी तरह चमत्कारी नहीं हुआ, लेकिन लंबी धूप चाही गर्दन, चंचल कलगी और पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा उसे मोर की उपयुक्त संगिनी प्रमाणित कर रही थी। अब मोरनी मोर की तरह इतनी सुंदर तो नहीं बनी थी, लेकिन वो सच्ची मोर की संगिनी लगती थी। लगता था देखकर ही कि ये इसी मोर के साथी है। मोर की गर्दन नीली होने के कारण लेखिका ने उसे नीलकंठ नाम दिया तथा मोरनी को सदा उसके आगे पीछे घूमते रहने के कारण राधा नाम दिया गया। लेखिका कहती है कि उन्हें पता नहीं चला कि अपने स्वभाव और संस्कारवश मोर ने स्वयं ही अन्य जीवों का रक्षक और सेनापति
कब अपने आप को नियुक्त कर लिया। वह सबको लेकर सुबह ही उस स्थान पर पहुंच जाता जहां दाना बिखेरा जाता था। वह घूम घूम कर सबकी रखवाली करता और अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसे दंडित भी करता था। वह चोंच से खरगोश के बच्चों का कान पकड़कर तब तक उठाए रखता जब तक वह चीखने ना लगते। उसके भय से फिर कोई जीव उसे नाराज करने का साहस ना करता था। मोर उन जीवों के प्रति प्रेम भी असाधारण करता था। वह उन जीवों को प्रेम भी बहुत करता था। जैसे दंड देता था ना, उतना ही वो उन्हें प्यार भी करता था। जब वह मिट्टी पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता तो सब उसकी लंबी घनी पूंछ पर छुआछोल जैसा खेलते। एक दिन ना जाने कैसे एक सांप ने जाले के अंदर पहुंच एक शिशु खरगोश को मुंह में दबा लिया। खरगोश की चींची को दूर झूले पर सो रहे नीलकंठ ने सुन लिया। वह एक झटके में नीचे पहुंच गया और चोंच से मार मार कर सांप को अधमरा कर दिया। खरगोश का बच्चा उसकी पकड़ से छूट तो गया पर वहीं बेसुध पड़ गया, अर्थात बेहोश हो गया। इसी बीच राधा ने अपनी मंद केका से सबको इस असामान्य घटना से अवगत कराया। इसी बीच राधा ने क्या कहा, सबको सूचना दे दी कि वहां पे एक सांप आ गया है जिसने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया है। वहीं सबके पहुंचने तक नीलकंठ सांप के टुकड़े कर चुका था। रात भर वह घायल खरगोश को अपने पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा, अर्थात गर्मी देता रहा। लेखिका कहती है कि मोर के रूप और स्वभाव को देखकर यह समझ आ जाता है कि कार्तिकेय ने उसे अपने वाहन के रूप में क्यों चुना होगा। बच्चों, आपको पता है ना कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय शिव जी और पार्वती जी का बेटा है जिसका वाहन है मोर। अब मोर जैसे उसने खरगोश के बच्चे का रक्षण किया, लेखिका को समझ आ गया कि मोर के इसी स्वभाव के कारण वह एक रक्षक के रूप में है, लोगों की सेवा करने वाला है। इसीलिए शायद कार्तिकेय ने उसको अपना वाहन बनाया है। फिर लेखिका कहती है कि मोर एक कला प्रिय वीर पक्षी है किंतु हिंसक नहीं है। वह कहती है कि मोर एक वीर तो पक्षी है लेकिन वो हिंसक नहीं है, वो किसी का खून नहीं करता। वसंत आगमन पर मेघों की सांवली छाया ने अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लयताल से नाचता रहा। राधा उसके समान तो नृत्य नहीं कर पाती थी परंतु उसकी गतिविधियों में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता है। जो मोर था, जब भी बारिश वगैरह आती थी, वसंत का आगमन होता था, मोर अपने सारे पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर देता था और मोरनी उसके आसपास घूमती रहती थी। वो मोर के समान तो नहीं नाच सकती थी क्योंकि उसके पंख इतने बड़े नहीं थे, लेकिन हाँ, वो उसके आसपास घूमती रहती थी। नीलकंठ ने ना जाने कैसे जान लिया कि उसका नृत्य लेखिका को बहुत भाता है। अब नीलकंठ को पता नहीं कैसे पता चल गया कि उसके नृत्य को लेखिका बहुत ज्यादा पसंद करती है। वह अक्सर लेखिका के अनेक जालीदार घर के पास पहुंचते ही अपना नृत्य आरंभ कर देता था। अतिथियों के आगमन पर भी उसका नृत्य शुरू हो जाता था। अनेक विदेशी महिलाओं ने तो उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। एक दिन किसी कारणवश लेखिका बड़े मियाँ की दुकान के सामने से गुजर रही थी तो तभी बड़े मियाँ सामने आ जाते हैं और गाड़ी को रुकवा देते हैं। उनके पास एक मोरनी थी जिसके पंजे टूटे हुए थे। यह चिड़ी मार की हरकत थी। लेखिका ने 7 रुपए में उसे खरीद लिया। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी। उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी सिद्ध हुआ। नीलकंठ और राधा को वह जब भी साथ देखती उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी और पंख तोड़ डाले थे। नीलकंठ उसे पसंद नहीं करता था इसलिए वह उससे दूर भागता, पर वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। किसी जीव जंतु से कुब्जा की मित्रता नहीं हुई थी। उसने राधा के 2 अंडे तोड़ डाले।
उसके कारण राधा और नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार नीलकंठ जाली से निकलकर भाग जाता। एक बार कई दिनों तक वह भूखा प्यासा आम के पेड़ पर छिपा बैठा रहा। उसकी चाल में थकावट आ गई थी और आंखों में शून्यता रहती थी, क्योंकि कुब्जा के कारण वह राधा से पूरी तरह दूर हो गया था। क्योंकि जैसे ही राधा नीलकंठ के पास आती थी, कुब्जा उसे चोंच मार मार के भगा देती थी। लेकिन नीलकंठ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। ना उसे कोई बीमारी हुई थी, ना ही उसके शरीर पर चोट का कोई निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शाल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रही। उसे आशा थी कि पहले की तरह वह फिर लौट आएगा। कुब्जा ने तो कोलाहल के साथ उसे ढूंढना शुरू कर दिया। राधा आशा में बैठी रहती थी कि नीलकंठ एक दिन वापस जरूर आएगा, और कुब्जा उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती। वह आम, अशोक, कचनार की शाखाओं में उसे ढूंढती रहती। एक दिन जब कुब्जा आम की शाखा से उतर रही थी, तो उसके सामने लेखिका की कुतिया आ गई। उसका नाम कजली था। अब कुब्जा ने स्वभाववश उस पर अपनी चोंच से हमला कर दिया। जैसे ही कुब्जा ने उसे चोंच मारनी शुरू की, कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए, और जिस कारण कुब्जा की वहीं मृत्यु हो गई। इन तीनों पक्षियों की विभिन्न प्रकृति लेखिका के लिए विशेष महत्व रखती थी। राधा सदा नीलकंठ के इंतजार में रहती थी। आषाढ़ में मेघों के छाते ही वह ऊंची आवाज में कैका कर नीलकंठ को पुकारने लगती। नीलकंठ उसकी यादों में सदैव उसके साथ रहा। तो बच्चा, ये थी हमारी स्टोरी नीलकंठ। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।